नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री ने भाइयों बहनों की जगह देश को परिवारजन कहना शुरू कर दिया है। पहले उनके कैबिनेट का ही हाल देख लीजिए, कितना परिवार है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या अनुराग ठाकुर परिवारवाद से लड़ने के लिए इस्तीफा देने जा रहे हैं? ऐलान करने जा रहे हैं कि वे 24 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनकी जगह हिमाचल के बीजेपी के किसी और सांसद को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? इन्हीं को क्यों? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भाजपा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और नोएडा से विधायक हैं। राजनाथ सिंह परिवारवाद के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? क्या पंकज सिंह के टिकट को खुद ही कटवा देंगे? वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामलों और वस्त्र मंत्रालय का पदभार संभाल रहे पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में पोत परिवहन के केंद्रीय मंत्री थे। पीयूष गोयल की मां चंद्रकांता गोयल 3 बार मातुंगा से विधायक थीं। क्या पीयूष गोयल अपने विभिन्न विभागों से इस्तीफा दे देंगे? पीयूष गोयल किस तर्क से और दम से कह रहे हैं कि समय आ गया है कि परिवारवाद भारत छोड़ेगा? खुद बताएं कि किस टाइम वे इस्तीफा देने जा रहे हैं, राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान वाजपेयी सरकार में परिवहन और कृषि राज्य मंत्री थे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू के पिता रिंचिन खरू अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। जब ये मंत्री परिवारवाद पर लेक्चर सुनते होंगे तो इन्हें कैसा लगता होगा? जब ये मंत्री परिवारवाद पर दूसरों को लेक्चर देते होंगे तब इन्हें कैसा लगता होगा? खुश रहते होंगे, हंसी आती होगी, गर्व महसूस होता होगा या शर्म आती होगी? लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट में परिवारवाद से लड़ने जा रहे हैं? इन्हें अभी तक निकाला क्यों नहीं? ये किस कोटे से यहां मंत्री हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने आप जनता को बताने के लिए 2 बुराइयां चुन ली हैं ताकि आप जनता उन्हें अपनी समस्या नहीं बता सकें। आप जिन समस्याओं से परेशान हैं, जिन बुराइयों से परेशान हैं, प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं करेंगे, बार बार बताएंगे कि वे किन बुराइयों से परेशान हैं। और ये 2 बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। अगर आप बीजेपी के भीतर परिवारवाद की सूची देखेंगे तो वह प्रधानमंत्री के कई भाषणों से लंबी हो जाएगी और आप भी सुनते सुनते बोर हो जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि आप परिवारवादी हैं? आपकी पार्टी के नेता आप ही हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं, आपके बेटे भी लोकसभा में सांसद हैं। रामविलास पासवान की पार्टी तोड़कर जब उनके साथ आई
तो उसमें भी सारे के सारे उनके ही परिवार के लोग थे। अब चिराग पासवान एनडीए में हैं, तो क्या चिराग पासवान की पार्टी में कोई दूसरा अध्यक्ष हो जाएगा? वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके बेटे दुष्यंत सिंह के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। दुष्यंत सिंह का टिकट क्या इस बार कटने वाला है? सोनेलाल पटेल और उनकी बेटी वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को क्या वे परिवारवाद की राजनीति से अलग रखते हैं? प्रधानमंत्री परिवारवादी नेता और परिवारवादी पार्टियों में फर्क नहीं कर सकते हैं। परिवारवादी पार्टी के आधार पर भी उनके गठबंधन में कई दल हैं, पहले भी रह चुके हैं। हाल ही में संजय राजभर की निषाद पार्टी बीजेपी में आ गई। क्या प्रधानमंत्री इन सभी से लड़ने वाले हैं? चिराग पासवान इस लड़ाई में कैसे साथ देंगे? संजय निषाद से वे कैसे लड़ेंगे? कैसे उन्हें उनकी पार्टी से बाहर कर देंगे? महाराष्ट्र में अजीत पवार, नारायण राणे किस वाद के उदाहरण हैं, अगर परिवारवाद के नहीं हैं तो? इसी तरह राज्यों से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, 6 बार इंदौर की दूसरी सीट से बीजेपी के विधायक रहे। उसके बाद उनके बेटे आकाश इंदौर क्रमांक 3 से विधायक हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या ये सब 2024 में बीजेपी छोड़कर चले जाएंगे या इन्हें निकाल दिया जाएगा? ये तो चंद नाम है जो मीडिया में बार बार आते रहते हैं, न जाने और कितने लोग होंगे। परिवारवाद की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, प्रधानमंत्री को अब यह बता देना चाहिए था। परिवारवाद पर यह उनका पहला भाषण तो नहीं था, इस पर तो वो कई बार भाषण दे चुके हैं, मगर बताते भी नहीं कि यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। बीजेपी के भीतर परिवारवाद है। बीजेपी के साथ गठबंधन में जो दल हैं उनमें भी खूब परिवारवाद है। यही नहीं, बीजेपी परिवारवाद का बाहर से आयात भी करती है, मोदी सरकार के दौर में करती रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के समय आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। इनके पिता कुंवर चंद्र प्रताप नारायण सिंह पडरौना से सांसद थे। इंदिरा गांधी की सरकार में राज्य रक्षा मंत्री थे। अभी सुनील जाखड़ को कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया और पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए। इनके पिता बलराम जाखड़ लोकसभा स्पीकर थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। बंगाल की राजनीति में अधिकारी परिवार की कहानी बताती है कि परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई कितनी खोखली है, बोगस है। अधिकारी परिवार कांग्रेस से होता हुआ तृणमूल में आया और वहां आकर जम गया। जब परिवारवाद बुराई है तो बीजेपी में इन्हें क्यों लाया गया? अब सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ में तख्ती लेकर घूम रहे हैं नीरज शेखर की तरह कि परिवारवाद भारत छोड़ो। यह दृश्य कैसा लगेगा? सवाल है कि अभी तक तख्ती लेकर घूम भी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं घूम रहे हैं? वसुंधरा राजे राजस्थान में रैली कर रही हैं, उनके हाथ में तख्ती होनी चाहिए कि परिवारवाद भारत छोड़ो। यह दृश्य आपको कैसा लगेगा? उन्हें कैसा लगेगा? और तो और शुभेंदु अधिकारी और शिशिर अधिकारी हाथ में तख्ती लेकर पूरे बंगाल में घूमे कि परिवारवाद भारत छोड़ो। इनके मन में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो श्रद्धा उमड़ेगी वो बयान भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए परिवारवाद का मुद्दा बोगस मुद्दा है। असली मुद्दा है फंड का, पैसे का, भ्रष्टाचार का। 2014 से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है बीजेपी। इसके बाद भी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मिटाने की बात हर बार करते रहते हैं, जैसे पहली बार कर रहे हो। नोटबंदी से भ्रष्टाचार कितना मिटा, लेकिन अर्थव्यवस्था कितनी तबाह हो गई ये नहीं बताते। उनके इन 10 वर्षों में जिस तरह से दूसरे दलों से भ्रष्टाचार के आरोपी उनकी पार्टी में लाए गए, दूसरे दलों से तोड़कर सरकारें बनाई गई, क्या यह सब राष्ट्रवाद के प्रभाव में हो रहा था? क्या इनमें भ्रष्टाचार का रोल ही नहीं रहा होगा? आप जांच एजेंसियों का रिकॉर्ड देखिए, विपक्ष ही टारगेट पर नजर आएगा। जिनके खिलाफ जांच हो रही है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं। विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लगती, बल्कि विपक्ष को आर्थिक रूप से खोखला कर देने की लगती है और चंदा देने वालों को डराने की, राजनीतिक रूप से विपक्ष को डराकर कमजोर कर देने की लगती है। इस देश में इलेक्टोरल फंड से बड़ा भ्रष्टाचार दूसरा नहीं। यह कानून पारदर्शिता के नाम पर लाया गया, मगर इससे जुड़ी तमाम खबरों को एक साथ जमा कर आप देखिए, आपको पता चलेगा कि यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि आप जब यह नहीं जान सकते कि पैसा किसने दिया, उसे सरकार ने बदले में क्या क्या दिया, वह पारदर्शी नहीं हो सकता। पिछले महीने की एडीआर की रिपोर्ट,
2016 से लेकर 2022 के बीच भाजपा को 5,270 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। बाकी सभी दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मात्र 1,784 करोड़ के आसपास ही चंदा मिला। एक दल को 5,270 करोड़ और बाकी सभी दलों को 1,784 करोड़। यह कितना बड़ा असंतुलन है, गौर कीजिए। बीजेपी को 5,000 करोड़ का चंदा किसने दिया? उस व्यक्ति या कंपनी को मोदी सरकार से क्या क्या मिला? चंदा देने से पहले कॉन्ट्रैक्ट मिला या कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसने चंदा दिया? तो इस देश में चुनाव लड़ने के मामले में विपक्ष आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार मिट गया है, केवल विपक्ष की तरफ बचा हुआ है, तब प्रधानमंत्री को इलेक्टोरल फंड का कानून क्यों चाहिए था? वे जनता को बता दें कि उन्हें कौन कौन करोड़ों रुपए का चंदा दे रहा है। और यह भ्रष्टाचार नहीं है तो देश को क्यों नहीं जानना चाहिए कि अदानी बीजेपी को कितना फंड करते हैं, कांग्रेस को कितना, अंबानी किसे फंड करते हैं, या बीजेपी को पैसा देने वाले दूसरे लोग कौन हैं, उन लोगों को सरकार ने किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। राजनीति में जो पैसावाद आया है उस पर बात क्यों नहीं करते? इसी पर बात नहीं हो इसलिए परिवारवाद की बहस लाई जाती है। असली बीमारी पैसा है, इसका सोर्स है। मगर प्रधानमंत्री इस रोग पर बात नहीं करेंगे। कर्नाटका में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के कितने गंभीर आरोप लगे, बीजेपी वहां इस मुद्दे पर हार गई। मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के राज्यों में किस तरह से लड़ रहे हैं इस मुद्दे पर? क्या वे यहां भ्रष्टाचार से लड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं? मीडिया खोजी पत्रकारिता नहीं करता है। करप्शन की खबरें गायब हो गई हैं, आती ही नहीं हैं, और जो आती है उस पर सरकार जांच नहीं कराती। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री यही घोषणा कर दें कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में शामिल सांसद विधायक अब करप्शन फ्री हैं, इनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने जांच कर ली है और कोई करप्शन नहीं पाया गया है। ठीक है कि उन्हें लगता है कि जनता वोट देती रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपने परमानेंट वोटर को भाषण भी आप परमानेंट सुनाते रहें, एक ही बात बार बार बोलते रहें। सीएजी की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली से सटे द्वारिका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क निर्माण की लागत 18 करोड़ होनी थी, 250 करोड़ हो गई। क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अदानी मामले में जांच की मांग होती रही, सरकार ने जांच नहीं कराई। कम से कम द्वारिका एक्सप्रेसवे पर ही जवाब दे दें कि 18 करोड़ से 250 करोड़ का रेट और किस किस एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में हुआ है, यह करप्शन है या नहीं। यही रिपोर्ट दूसरे राज्यों की सरकार के तहत आ जाए तो आप कल्पना कीजिए प्रधानमंत्री का भाषण क्या होगा। यह तो कल्पना की बात है, मगर हकीकत में देखिए प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। अयोध्या में सीएजी की रिपोर्ट आई है कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है, उस पर भी चुप हैं। प्रधानमंत्री धीरे धीरे तुष्टीकरण की बात करने लगे हैं, इसके मिट जाने की बात करते हैं। उन्हें साफ करना चाहिए कि किस तरह उन्होंने तुष्टीकरण मिटा दिया है, कहां कहां मिटाया है, या उन्होंने तुष्टीकरण का एक नया दौर चलाया है जिसे वे खुद ही संतुष्टीकरण कहते हैं। हमने इसके बारे में अपने पुराने वीडियो में आपको चेताया था, उसका हिस्सा हम आपको फिर से सुनाना चाहते हैं। आप भी इन बातों को ठीक से जानते हैं, लेकिन मुसलमानों से नफरत की राजनीति ने आपको इस लायक नहीं छोड़ा कि इतना समझ लें कि गर्दन काटने के नाम पर जेब आपकी काटी जा रही है। यह एक तरह का नया हिंदू सुख है। हिंदुत्व की राजनीति आबादी के एक हिस्से में एंटी मुस्लिम नफरत की हवा भरती है, जिससे उनके भीतर हिंदू सुख पैदा होता है। जब किसी मुसलमान को भीड़ घेर कर मार देती है तो यही वो हिंदू सुख वाली जनता है जो चुप्पी मार जाती है, या इसीलिए नहीं बोलती है, विरोध नहीं करती है, क्योंकि उसे इन घटनाओं से सुख मिलता है जिसे मैं हिंदू सुख का नाम देता हूं। यह हिंदू सुख ही नया राष्ट्रीय सुख है। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों को हिंदू सुख हो गया है, इसलिए उन्हें खराब कॉलेज, महंगाई, महंगी शिक्षा, महंगा इलाज वगैरह से अब दुख नहीं होता। यही वो संतुष्टीकरण है जिसका नाम तुष्टीकरण के साथ लिया जाने लगा है। जब भी संतुष्टीकरण का जिक्र तुष्टीकरण की तुलना में होगा या साथ आएगा, वह बात तो विकास की करेगा, लेकिन उसका इशारा उसी हिंदू सुख की तरफ होगा जो मुसलमानों के नरसंहार करने के नारों से गर्व करता है। ऐसे नारे लगाने वालों को अपना धर्म गुरु मानता है। हमने जिसे हिंदू सुख कहा है,
उसका एक नाम तुष्टीकरण हो सकता है। क्या सचमुच तुष्टीकरण समाप्त हो गया है भारत से, या हिंदुत्व के नाम पर बहुसंख्यक तुष्टीकरण का नया दौर शुरू हो गया है, जिसके बारे में माहौल इस तरह से बना दिया गया है कि कोई बोलता नहीं, कोई पूछता नहीं। विपक्ष वाले भी डरते हैं कि हिंदू नाराज हो जाएंगे। क्या यह तुष्टीकरण की समाप्ति कही जा सकती है कि मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है? राज्यसभा से जयशंकर विदेश मंत्री बना दिए जाते हैं। क्या किसी मुसलमान नेता को राज्यसभा देकर मंत्री नहीं बना सकते थे? क्या 15-20 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व उनके कैबिनेट में नहीं है? यह तुष्टीकरण की समाप्ति है और वो आबादी, उसके नेता इस हाल में पहुंचा दिए गए हैं कि यह बात कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, चाहे बीजेपी के हों या बाहर के हों। एक जमाना था जब तुष्टीकरण का नाम लेकर मुसलमानों की तरफ निशाना बनाया जाता था, इशारा किया जाता था। लेकिन अब जमाना यह है कि कोई हिंदू तुष्टीकरण, हिंदू सुख की बात ही नहीं करता है। अगर प्रधानमंत्री तुष्टीकरण के खिलाफ होते तो नूह की हिंसा पर चुप नहीं रहते। चुप रहते या नहीं देखते कि अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर एक ही समुदाय के लोगों के घरों को ज्यादातर गिरा रहा है। अगर तुष्टीकरण के खिलाफ होते तो बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वालों के स्वागत का विरोध करते, बोलते। क्या प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ कुछ कहा? क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? हिंदू तुष्टीकरण नहीं है? केंद्र की रजामंदी से उनकी रिहाई हुई, यह बात गुजरात सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कही। दिन भर गोदी मीडिया में एक तरफा एंटी मुस्लिम एजेंडा चलता है, इस पर भी उनकी चुप्पी क्या तुष्टीकरण नहीं है? जंतर मंतर से लेकर हरिद्वार तक में नरसंहार के नारे लगाए गए। क्या उन्होंने कभी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की, निंदा की, निर्देश दिए? क्या यह सब एक नया तुष्टीकरण नहीं है? हिंदू तुष्टीकरण नहीं है? एक पक्ष खुलकर दूसरे पक्ष को जो मन में आता है बोलता है, करता है, हिंसा की बातें करता है और सरकार चुप नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश के बाद भी खुलकर कार्रवाई नहीं होती। क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? क्या यह एक तरह का हिंदू तुष्टीकरण नहीं है? प्रधानमंत्री को पता है कि कोई ये सब सवाल नहीं करेगा, लेकिन दिखाई तो सभी को दे रहा है। प्रधानमंत्री को ठीक से पता है कि जब भी बहुसंख्यक धर्म का मामला आएगा, विपक्ष भी इसे साफ साफ तुष्टीकरण नहीं कह पाएगा। लेकिन तुष्टीकरण केवल अल्पसंख्यक का नहीं होता है, बहुसंख्यक का भी होता है, बल्कि बहुसंख्यक का सबसे ज्यादा और वास्तविक होता है। अगर इस पर 2014 से 24 में आने के बाद 10 साल बाद उन्हें बहस करने की जरूरत लगती है, तो पूरा हिसाब देना चाहिए था कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के तहत क्या क्या मिला करता था जो गलत था, जिसे उन्होंने बंद कर दिया। उसकी जगह पर हिंदुओं को भी क्या मिल रहा है? धर्म की राजनीति और विवाद के सुख के अलावा, हिंदू सुख के अलावा क्या नौकरी मिल गई, सैलरी बढ़ गई, महंगाई कम हो गई, आमदनी दुगनी हो गई? एक नकली धार्मिक असुरक्षा पैदा कर न जाने कितने लड़के दंगों की हिंसा में झोंक दिए गए, हत्यारे बना दिए गए, अपराधी बना दिए गए। और तो और टैक्स जमा करने वालों की संख्या भी घट गई है। धर्म स्थलों का विकास दिखाकर विकास से जो सपने दिखाए गए थे उनसे बचा जा रहा है। उस विकास से जिसके सपने दिखाए गए थे, लोगों को क्या मिला? लोग ये सवाल ना पूछ दें, इसलिए उन्हें बताया जा रहा है कि हमने मंदिरों के परिसरों का विकास कर दिया है, विरासत का विकास कर रहे हैं। 15 अगस्त का उनका भाषण उनकी राजनीति का पुराना राशन है। उसी चावल को बार बार पकाते रहते हैं। यह भी सही है कि उस पर वोट भी मिलता है, लेकिन जो कहा जा रहा है और जो नहीं कहा जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। संविधान बदलने की बात हो रही है, नागरिकता को नए सिरे से क्यों परिभाषित किए जाने की बात हो रही है, लोकतंत्र के मायने पूछने की बात हो रही है। और यह बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय। आप सो तो नहीं गए हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।